चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉनेटरी सिस्टम। तो मॉनेटरी सिस्टम में हम लोग किसी भी कंट्री की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि उसके टैक्स का सिस्टम, बैंक रेट, लोन रेट, ठीक है, उस कंट्री की जो नेशनल बैंक होती है, जैसे अपने इंडिया की नेशनल बैंक कौन सी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी, कितनी करेंसी छापनी है, ठीक है, कितना टैक्स होगा, कितना रेट बैंक रेट होगा, लोन का रेट कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, वैल्यू डाउन हो रही है इंटरनेशनल में, अब उस नेशन की करेंसी की वैल्यू, तो उसको कैसे ऊपर लाना है, इकोनॉमिक बूस्ट कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा ये सारी चीज़ें इस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि वाई इट मैटर्स, इज़ देयर रियली अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉलर बिल एंड प्ले मनी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डीपली हैं, लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर में आपको इतना डीपली तो नहीं है, क्योंकि वैसे अगर देखेंगे इन जनरल तो मॉनेटरी सिस्टम तो काफ़ी डीपली हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा, अगर आप और एडवांस लेवल पढ़ाई करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा व्हेन यू बाई ए मील एट रोजी रेस्टोरेंट यू गेट ए समथिंग वैल्यू। तो यहाँ पे मनी का मतलब बताया गया है कि जो मनी क्या है, एक अब एक एक्सचेंज रेट है, जो करेंसी होता है वो क्या है, एक एक्सचेंज वैल्यू, एक मीडियम होता है, ठीक है ना। हम लोग इसे यहाँ पे एक बहुत बेसिक से बताया कि पेपर देते हैं और उस पेपर से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी सामान हम लोग खरीद लेते हैं। तो वो जो पेपर जो होता है, दैट कागज़ का पेपर, ऐसा क्या सिस्टम है कागज़ के पेपर में, क्या होता है कि सब लोग एवरीवन एक्सेप्ट इट, एवरीवन एक्सेप्ट इट। तो अ, तो वो जो पेपर है, वो जो करेंसी है, वो हर कंट्री ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया, मतलब उसको स्टैम्प लगा दिया, या उसको हम ये कह सकते हैं कि अ, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है कि हाँ भाई, ये पेपर कोई दिखाएगा तो उस पेपर के थ्रू, उस मीडियम के थ्रू आप गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। इससे पहले भाई बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था, भाई मेरे पास चावल है, तुम्हारे पास दाल है, चलो बदल लेते हैं। या उसके बाद बार्टर के बाद फिर गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू होने लगी। गोल्ड लोग देख कर के, गोल्ड चमकता था, सिल्वर चमकता था, लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव फील होता था बिकॉज ऑफ इट शाइन, ठीक है। तो उस टाइम तो बाकी आर्टिफिशियल था ही नहीं चीज़ें, ज़मीन से निकला कुछ, अब वो शाइन कर रहा है, तो लोगों में काफ़ी अट्रैक्शन हो गया। तो उसी वक्त से सिल्वर और गोल्ड का अपना एक अलग ही वैल्यू बन गई, यार ये सोल, ये चमक रहा है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है ना, हीरा है। तो सिल्वर और गोल्ड से लोग गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने लगे, कि अशरफियाँ जो होती थी ना, कॉइन्स, वो दे के। फिर गोल्ड और सिल्वर थोड़ा रेयर होने लगा, क्योंकि उतना तो नहीं बाई नेचर पाया जाता है, तो फिर कॉपर के थ्रू या और दूसरे मेटल्स हैं उसके थ्रू लोग ये करने लगे। तो धीरे धीरे कॉइन या लोहे के या कॉपर का एक मीडियम बना दिया कि भाई ये कॉपर, उस वहाँ की किंगडम ने, कि चलो ये कॉपर को मीडियम बना देते हैं, और ये कॉपर का कॉइन या फिर सिल्वर का कॉइन। सिल्वर गोल्ड तो खैर अपनी वैल्यू अलग ही कैरी करता था, लेकिन अदर जो दूसरे मेटल हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गए, ठीक है। कि वहाँ के किंगडम ने, वहाँ के किंग ने डिसाइड ये किया कि चलो ये कॉइन जो दिखाएगा उसको उसको गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होंगी, तो मीडियम बनाने लगे। फिर वो कॉइन से धीरे धीरे कॉइन वो महंगे पड़ने लगे, क्योंकि मेटल्स यूज़ होता था, वो महंगे होने लगे। तो भी धीरे धीरे फिर और इजी, क्योंकि वो तो सिर्फ क्या है, करेंसी या कॉइन जो है वो तो एक मीडियम में एक्सचेंज करने का, तो वो कॉस्टली क्यों हो, उसके बनाने में खर्चा आएगा। हमें तो सिर्फ समथिंग समथिंग, एक ऑथेंटिकेट कोई चीज़ चाहिए, ठीक है ना, जो कि वहाँ के किंगडम ने उस चीज़ को ऑथेंटिकेट किया होगा, ठीक है ना। तो कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ ले लो, वो कॉपी इजीली कॉपी ना कर पाए लोग, तो वो फिर कॉइन्स है ना, थोड़े कम, जो मेटल है ना, सस्ते वाले मेटल्स यूज़ होने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, सर्कुलेशन मनी का बढ़ रहा था, एक्सचेंज का सर्कुलेशन बढ़ रहा था, तो कितना कॉइन्स लेकर आएंगे, धीरे 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 सस्ते मेटल्स के, लोहे के या ऐसे सस्ते मेटल के वो कॉइन बनने लगे। फिर और धीरे धीरे अब क्या करें, तो मेटल्स भी
खर्चा आ रहा है काफ़ी, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे नोट आने लगे कागज़ के, और सस्ता बनाने में उसका सस्ती कॉस्टिंग लगी, क्योंकि वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही तो था और तो कुछ था नहीं। तो उसमें कुछ कोडिंग और वो डालकर, सीरियल नंबर डालकर उसको ऑथेंटिकेट कर दिया कि हाँ भाई ये कागज़ से आप है ना एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम काफ़ी बेसिक सा है, लेकिन आपका ये फ़िलहाल स्टार्टिंग बेसिक से ही है, ठीक है। उसका मीनिंग ऑफ मनी मैंने पूरा बता दिया भाई, मीनिंग ऑफ मनी, ठीक है। क्योंकि मनी जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो करेंसी या मनी उस कंट्री की इंटरनेशनल लेवल वैल्यू का क्रिएट करने लगी। मतलब आपके पास पैसे हैं, यू हैव करेंसी, यू हैव मनी, यू हैव करेंसी, तो अब उसकी वो वेल्थ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वो वेल्थ माना जाने लगा, क्योंकि उस मनी को गवर्नमेंट ने एलिजिबल किया है, वैलिड किया हुआ है कि आप इससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, उसकी उस वैल्यू की करेंसी, उतनी करेंसी देकर, ठीक है। तो ये मनी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप स्टोर करना इजी होता है, फिर वो ख़राब नहीं होगा। दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि पहले लोग बार्टर सिस्टम में ऑयल या ऐसा चावल राइस स्टोर करते थे कि चलो जब सीज़न आएगा तो इसको बेच के दूसरा सामान ले लेंगे हम बार्टर सिस्टम में। तो मनी को स्टोर करना इजी होने लगा, तो ये सब काफ़ी मतलब इजी हो गया एक्सचेंज करना। तो यही फंक्शन है, ये बचपन में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर वैल्यू करता है, लिक्विडिटी है ये, कहीं भी लेके चले जाओ आराम से। अब तो खैर बदल गया है बिल्कुल ही, पिछले 20 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स में, या उससे पहले की हम बात करें 30 ईयर्स में, 40 ईयर्स में, बैंकिंग सिस्टम जो, वैसे बैंक काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन जो पॉपुलैरिटी आम लोगों के बीच में 40-50 साल से ज़्यादा हो गई ना। अब तो मोबाइल में सिस्टम आ गया, अब तो और पेपर भी क्यों खर्चा करें बनाने में, है ना। पेपर को बचाना है, क्योंकि पेपर बाय नेचर नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करके आ रहे हैं, तो पेपर को भी बचाना है, तो कागज़ क्यों खर्चा करें या कागज़ क्यों बर्बाद करें। तो अब तो मोबाइल से सारा सिस्टम और इजी हो गया है, सारी चीज़ें मोबाइल से होने लगी हैं, ठीक है ना। तो ये लिक्विडिटी, इधर के सारे फीचर्स हैं जो ब्लू डार्क लाइन में दिख रहे हैं ना हेडिंग में, यूनिट ऑफ अकाउंट, फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, सब मैंने बताया। लिक्विडिटी है, आप आराम से इधर से उधर ले जाओ। लिक्विडिटी मतलब इजीली जो कन्वर्ट हो जाए, एक्चुअली में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इजीली कन्वर्ट हो जाए। गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, फ्रूट खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है किसी और चीज़ में, किसी और करेंसी में भी कन्वर्ट हो जाता है इजीली। तो लिक्विडिटी, लिक्विड है ये। बाकी दूसरी चीज़ें इजीली ईजी उतनी ईजी आसान से कन्वर्ट नहीं होगी। तो गोल्ड है आपके पास, गोल्ड की वैल्यू है, या आपके पास चलो राइस है बहुत सारा, गेहूँ है बहुत बहुत सारा, ईजिली कन्वर्ट नहीं होगा वो, कि गेहूँ के बदले कुछ और आप लेने जाओगे, वहाँ पे एक सिचुएशन वो तैयार होना चाहिए उसके पास भी कि हाँ मैं लेने को तैयार हूँ। बट ये पैसा ऐसा है कि वो लिक्विड जो मनी होती है, वो लिक्विडिटी बहुत होती है इसके अंदर, इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी सामान ले सकते हो। तो ये था फंक्शन ऑफ मनी। फिर काइंड्स ऑफ मनी, तो काइंड्स ऑफ मनी मैंने बहुत सारी चीज़ें, चलो चलो ये पढ़ो ज़रा, ये पढ़ेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ मनी, कि मनी के क्या काइंड्स हो सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत अभी बता दिया है। तो जैसे कि व्हेन मनी टेक्स द फॉर्म ऑफ कमोडिटी विद intrinsic value, it is called commodity money. In terms of intrinsic value mean that item would have value even if there is no use as money. For example, commodity money is gold, ठीक है। तो कुछ ऐसी जो मनी, मतलब वो जो करेंसी उस रूप में नहीं है, नॉट इन दैट फॉर्म, बट इन कॉमोडिटी फॉर्म। तो जो कॉमोडिटी फॉर्म में होता है उससे मतलब कोई कॉमोडिटी, कोई चीज़ है। कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है, समथिंग, सम सामान, सम थिंग्स, सम गुड्स। तो उसे बोलते हैं कॉमोडिटी मनी। जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, इसके पास एक इंट्रेंसिक वैल्यू, अपनी ओन वैल्यू, मतलब ओरिजिनल वैल्यू है। करेंसी क्या है, वो तो कागज़ है। वो मनी जो होता है ना, नोट, वो तो कागज़ है सिर्फ, गवर्नमेंट ने उसको ऑथेंटिक किया हुआ है तो ठीक है। नहीं किया, जैसे नोटबंदी में नहीं किया तो भाई उसके बेकार हो गया, वो कचरा हो गया। लेकिन गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें ऐसी इंट्रेंसिक वैल्यू है इसका। ऐसे नहीं आप गवर्नमेंट को भी बोलेंगे नहीं गोल्ड आपका जो है वेस्ट हो रहा है, चलेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, इसकी कम्युनिटी वैल्यू है। मेन जो इसकी मतलब
जो होता है ना ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मनी इज गोल्ड, गोल्ड हैज इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज इज यूज इन इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ज्वेलरी, है ना। यूएसए का स्पेलिंग है ये ज्वेलरी, ठीक है। यूके का तो अलग ही है, डबल एल है। एनीवेज, टुडे वी नॉट लॉन्गर यूज गोल्ड एज मनी बट हिस्टोरिकली गोल्ड वाज ए कॉमन फॉर्म ऑफ मनी, बिकॉज ये सारी मैंने स्टोरी बता दी है आपको, ठीक है। और गोल्ड की इंट्रेंसिक वैल्यू हमेशा रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद अनदर एग्जांपल सिगरेट दिया हुआ है, देखो, है ना। सिगरेट की वैल्यू है क्योंकि डिमांड है, जिसकी भी डिमांड है अगर किसी कम्युनिटी की, उसकी एक वैल्यू होती है। जिसकी जितनी डिमांड उसकी उतनी वैल्यू। तो सिगरेट की अपनी डिमांड है, सिगरेट की कम्युनिटी लोग स्टोर करते हैं, और अगर किसी और जगह में जाके बेचेंगे उसको अच्छे उसके पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सिगरेट हुआ, खासकर ऐसी चीज़ें हैं इसके पास। प्लेस यूटिलिटी है, जैसे यहाँ पे बताया जेल का एग्जांपल, प्रिजनर का एग्जांपल दिया हुआ है। तो एक जगह से अगर जैसे जेल हुआ या कुछ ऐसी जगह हुई जहाँ पे वो शॉर्टेज है, काफ़ी शॉर्टेज है सिगरेट या कुछ ऐसी चीज़ों का, तो उसको प्लेस वैल्यू बहुत है। प्लेस वैल्यू मतलब जहाँ पर सिगरेट इजीली अवेलेबल है बाहर, वहाँ तो कोई ज़्यादा ये नहीं है, 10 रुपये या 20 रुपये जो भी है उस रेट पे बिक रही है। लेकिन वही जैसे प्रिजनर हुआ या कुछ ऐसी जगह हो गई जहाँ पे बहुत रेयर हैं वो, स्केयर मतलब मिलते नहीं है, शॉर्टेज है, तो वहाँ डबल ट्रिपल 4 टाइम्स रेट में बेचा जाता है ये ऐसे आइटम्स को। तो सिगरेट की अपनी एक प्लेस यूटिलिटी आ जाती है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में वैल्यू बढ़ी आ रही है। बहुत सारी चीज़ों में प्लेस वैल्यू होती है, एग्जांपल तौर पे एप्पल्स हुए, चलो सब कश्मीर बड़े सस्ते मिलते हैं एप्पल्स, लेकिन साउथ में और ज़्यादा साउथ में जाओगे इंडिया के तो वहाँ प्लेस वैल्यू बढ़ उसकी प्लेस यूटिलिटी बढ़ती जाती है एप्पल्स की, कि वहाँ पे एप्पल्स की जो क्रॉपिंग कल्टीवेशन नहीं होता है तो वहाँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर एप्पल बहुत महंगे बिकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं साउथ की जो कि नॉर्थ में प्लेस वैल्यू या प्लेस यूटिलिटी कैरी करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद देखो फ़ैट मनी है, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, फ़ैट मनी बोलते हैं। फ़ैट मनी मतलब जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, गवर्नमेंट इसको ऑथेंटिकेट कर रही है कि भाई ये प्रिंट वाला कागज़ है, इसकी एक एक्सचेंज वैल्यू है $1, $2, वॉटेवर, $3। तो जो भी है उसका, तो उसको आप मतलब गवर्नमेंट ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो लीगल टेंडर इसे बोलते हैं, लीगल टेंडर, है ना। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब कि अगर आप दूसरे कंट्री में जाओगे, वो करे वो नोट लेकर, हो सकता है वो जो वहाँ का शॉपकीपर है हो सकता है आपको वापस कर देगा, अगर उसको नहीं पता है कि यार अभी तो खैर मनी एक्सचेंज काउंटर आ गए तो लोग ले लेते हैं। अब जैसे मनी एक्सचेंज काउंटर नहीं थे पहले, तो वो वाले का जो जिस कंट्री में जो करेंसी चल रही है, जो नोट कलर का कोडिंग का चल रहा है, दूसरे कंट्री में तो बेकार है। फिर बोले नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए। अगर अब तो खैर मनी एक्सचेंज काउंटर हो गए हैं जगह जगह, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो भी हर जगह कोई लेता भी नहीं, फिर भी देखें गाँव में जाओगे तो अभी भी नहीं लेंगे भाई ये कौन सा नोट है, नहीं समझ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, फ्लैट मनी है। फिर क्रिप्टो करेंसी है, आगे चलकर क्रिप्टो करेंसी तो एक सॉफ्ट मनी हो गया एक तरीके से, इसका कोई फिज़िकल एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, टेंजिबल नहीं है। तो ये रिसेंट ईयर्स में क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहाँ से हम लोग वी ट्राई टू अर्न मोर मनी बाय क्रिप्टो करेंसी। सो ये न्यू टाइप ऑफ करेंसी है, मतलब अभी 15 सालों से पॉपुलर हुआ है इतना। सो दिस करेंसी रिलाई ऑन क्रिप्टोग्राफी साइंस ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन टू क्रिएट ए मीडियम एक्सचेंज एग्जिस्ट ऑनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, सॉफ्ट फॉर्म में होता है। द यूज टेक्नोलॉजी कॉल्ड ब्लॉकचेन टू मेंटेन पब्लिक लेक्चर दैट रिकॉर्ड transactions. The first of these cryptocurrencies introduced in 2009, 15-16 साल हुए, वो बिटकॉइन है। It was conceived by a person or group who used a name Satoshi Nakamoto. Authored and circulated a white paper establishing Bitcoin protocol, but Nakamoto's identity is otherwise unknown. According to the protocol, people create bitcoins by using computer to solve complex mathematical problems. The number of bitcoin that can be mined in this
which supposedly limited to 21 million unit. The once created Bitcoin can be used in exchange. They can be bought or sold US डॉलर, जो बिटकॉइन US डॉलर की कोई एक्सचेंज कर सकते हो आप. फिर सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन द डॉलर प्राइस ऑफ द बिटकॉइन. तो वो फिर सप्लाई और डिमांड के ऊपर होता है कि उस एक बिटकॉइन तो डॉलर कितना मिल रहा है. तो पीपल कैन होल्ड बिटकॉइन एज स्टोर ऑफ वैल्यू. आप खरीद सकते हो बिटकॉइन, और जैसे बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो. बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा आप और भी, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, तो और भी आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो बिटकॉइन के बारे में. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. They can you Bitcoin think when a vendor who is willing to accept the in essence Nakamoto created a virtual asset of nothing but all insured, all in their supply would be for limited. तो बिटकॉइन और नीदर कम्युनिटी नहीं है. कम्युनिटी मनी तो है ही नहीं. इट इज़ नॉट गोल्ड और सिल्वर. और फियाट मनी भी नहीं, वो कोई फिजिकल एट्रीब्यूट नहीं है इसका. और वो फिजिकल एट्रीब्यूट के अलावा फियाट मनी मतलब गवर्नमेंट की किसी नेशन की ये नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं है इस मनी को. ठीक है, जैसे रुपीज़ होता है, डॉलर होता है. तो अनलाइक कम्युनिटी मनी, दे हैव नो इंट्रेंसिक वैल्यू. यू कांट यूज बिटकॉइन और एनीथिंग अदर देन एक्सचेंज. अनलाइक फैट मनी, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट से के ऑथराइजेशन से नहीं हो रहा है. फैंस ऑफ बिटकॉइन एम्ब्रेस द न्यू फॉर्म ऑफ मनी. लोगों ने खुद ही इंडस्ट्रीज ने बनाया है. बिकॉज ऑफ द एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, सम बिटकॉइन जो इंगेज इन इलीगल ट्रांजेक्शन सच एज द ड्रग ट्रेड एंड बेनिफिट ऑफ द एनी. तो इस तरह भी एक इलीगल वे से भी यूज़ हो रहा है. तो ये डेटा दिया हुआ है, बट आई सजेस्ट यू थोड़ा सा आप इस पर और लेक्चर यूट्यूब से थोड़ा सा देख लेना. तो इसके जो एक्सपर्ट हैं वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आप समझ सकते हो वहाँ से. ठीक है. खैर, मनी स्टॉक देखो. मनी इन यूएस इकोनॉमी में है. वी विल सी द कन्वर्सेशन इकोनॉमी कॉल्ड द मनी स्टॉक हैज़ ए पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन मैनी इकोनॉमिक वेरिएबल. बट फर्स्ट वी नीड टू आस्क बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी. Suppose you were given the task of measuring how much money there in the US economy, what do you include your measure कि US economy कितनी मनी है, कितना पैसा है. So the most obvious asset is include currency, the paper bills and the coin in the public hands. Currency is still most widely accepted medium of exchange in our economy. There is no doubt that is part of money stock. ठीक है, तो करेंसी के बारे में बताया गया. करेंसी मेन जो होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल, मतलब एक्सचेंज किया जाता है उससे. येट करेंसी इज नॉट ओनली द एसेट यू कैन यूज द बाई गुड्स मैनी बिजनेस ऑल्सो एज ए पर्सनल चेक. तो मनी यानी करेंसी के अलावा यू हैव मोर मैनी मोर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो एक तो हो गया आपका करेंसी, एक तो हो गया आपका चेक्स. जो चेक से क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है. आप बड़ा अमाउंट आप स्टोलन या खो जाने का डर नहीं रहता, क्योंकि चेक पर्टिकुलर उस अकाउंट के नाम पे होती है. ठीक है. इसके बाद और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी होता है एक डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप बैंक से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो. इन सबको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. ठीक है. चेक्स हुए और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुए. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी चेक के जैसा ही एक डॉक्यूमेंट होता है, जो बड़े जो अमाउंट होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है. डेबिट कार्ड हो गया. अब तो खैर मोबाइल पे ही सारा सिस्टम हो गया. ठीक है. अब देखो यूएस इकोनॉमिक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉक M1 एंड M2 ये दो टाइप के मनी ये है यूएस में. तो M1 इंक्लूड करेंसी डिमांड डिपॉजिट एट बैंक एंड सम अदर. डिमांड डिपॉजिट मतलब चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया. ठीक है. सम अदर लिक्विड डिपॉजिट सच एज द बैलेंसेज इन सेविंग अकाउंट बैलेंसेस हो गया लोगों का. करेंसी के पास कितनी है वो हो गई. चेक्स या डिमांड डिपॉजिट कितने वो हो गए. ये हो गया M1 कैटेगरी में आ गया यूएस इकोनॉमी में. M2 इंक्लूड एवरीथिंग इन M1 प्लस स्मॉल टाइम डिपॉजिट. एक तो M1 वाली सारी चीज़ें आएंगी, प्लस जो छोटे छोटे टाइम के लिए, साल भर के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए किसी ने अपना डिपॉजिट किया हुआ है तो वो भी आएगा. एंड मनी मार्केट फंड
एक्सेप्ट दोज हेल्ड इन रिस्ट्रिक्टेड रिटायरमेंट अकाउंट। कुछ मनी मार्केट फंड होते हैं, कुछ यूज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो फंड जो इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, वो जो पैसा है, ठीक है, रिटायरमेंट अकाउंट का छोड़ के, जो रिटायरमेंट स्कीम वाला जो होता है ना पैसा, वो छोड़ के बाकी। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस बुक द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस मेजर ऑफ मनी आरंट crucial. The important point is that the money stock includes not only currency but also deposit in bank. तो जो मनी स्टॉक होता है सिर्फ करेंसी ही नहीं, जो डिपॉजिट है बैंक में, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट है मनी, या फिर डिमांड डिपॉजिट्स हो गए, चेक्स हो गए, जो भी वैल्यूज़ हैं, सेविंग्स हो गई, ये सारी मनी स्टॉक में आता है, ठीक है। लेकिन एक देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रेडिट कार्ड तो भाई मनी नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड है ना, लोन हो गया ना ये तो एक तरीके से, ठीक है। डेबिट कार्ड मिलता है क्योंकि जब आप डेबिट कार्ड तभी यूज़ कर सकते हो इफ यू हैव मनी इन स्टॉक, ओके। इट माइट सीम नेचुरल टू इंक्लूड क्रेडिट कार्ड एज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टॉक ऑफ मनी। आफ्टर ऑल पीपल you often use credit card to make purchases, aren't credit cards therefore a medium of exchange? So at first this argument may seem persuasive, but credit cards are excluded from all measures of the quantity of money. Credit card को हटा दिया गया है। The reason is that credit card are not really method of payment but rather the way of deferring payment. When you buy a meal with a credit card, the bank that issued a card pay the restaurant what it is due. At the later date, you will repay the bank, perhaps with the interest. When the time comes to pay your credit card bill, you will probably by writing a check against your checking account by drawing the money from it electronically. The balance in this checking account is part of the economic stock money. तो जो क्रेडिट कार्ड से तुमने पेमेंट किया वो तो नहीं मान, क्योंकि वो तो फ्यूचर में ही तुम उसको देने वाले हो। तो जब तुम फ्यूचर में उसको पे करोगे तो कहाँ से पे करोगे, तुम्हारे पास अकाउंट बैलेंस है वहाँ से पे करोगे, तो उस बैलेंस को तुम्हें मनी स्टॉक लिया जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड से तुमने पेमेंट किया है, जो बैंक ने दे दिया है पेमेंट, तो बैंक के पास जो डिपॉजिट था वो तो स्टॉक माना जाएगा, ठीक है। तो उसको फिर वो अब डबल उस चीज़ को काउंटिंग नहीं होगी, क्रेडिट कार्ड को स्टॉक ऑफ मनी नहीं माना जाएगा, ठीक है। जब आप पे करोगे अपने अकाउंट से तो अपने आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, तो वो तो ऑटोमेटिक मनी स्टॉक में काउंट हो ही गया है। और डेबिट कार्ड तो एक फॉर्म होता है मोबाइलिटी के लिए, कि तुम्हारे पास, अब डेबिट कार्ड क्यों काउंट किया कि भाई तुम्हारे पैसे रखे हैं एक तरफ और आप कहीं और है, तो वो पैसों को डेबिट कार्ड से मंगा रहे हो तुम, दैट्स इट, व्हाट यू डूइंग। यहाँ पे आपका यहाँ पर आपका पैसा रखा हुआ है कहीं बैंक में, आप समवेयर एल्स यू ट्रैवलिंग, तो डेबिट कार्ड से सिर्फ आप पैसे मंगवा ही तो रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, तो नहीं तो कर रहे हो। तो इसलिए डेबिट कार्ड को हम बोलेंगे स्टॉक, मनी स्टॉक है। क्रेडिट कार्ड को नहीं बोलेंगे, वो लोन होता है, ठीक है। थोड़ा केस स्टडी है, पढ़ लेना, इतना तो बैंक के बारे में पता ही होगा। व्हाट इज़ फेडरल, बैटरी यार चार्ज करना भूल गए, ओके। वे द फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या है, व्हेन एवर एन इकोनॉमी यूज ए सिस्टम ऑफ मनी, सिस्टम ऑफ फैट मनी, so the US economy does, some agency must be responsible to managing the system. In the United States, the entity of Federal Reserve, often simply called Fed, if you look at the top of the dollar bill, you will see it is called a Federal Reserve note. The Fed is an example of central bank. तो वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे RBI, तो हमें फेडरल रिजर्व है, an instrument designed to oversee the banking system and regulate the quantity of money. Other major central bank around the world is include Bank of England, बैंक ऑफ जापान, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इंडिया में RBI, जो उस कंट्री के लिए क्या करते हैं, बैंकर्स बैंक का रोल प्ले करते हैं। किसका, बैंकर्स बैंक का रोल प्ले करेंगे। तो जो फेड्स, और अब यहाँ पे US में फेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा डॉलर सिस्टम, मनी कंट्रोल, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, एवरीथिंग दे डिसाइड कि कितना करेंसी प्रिंट होना चाहिए एंड ऑल। सो फेडरल क्रिएटेड 1913 आफ्टर सीरीज ऑफ बैंक फेलियर्स इन 1907, बैंक मतलब बैंक फेलियर सिस्टम, मतलब सिस्टम है ना, बैंक फेल हो गया था पूरा सिस्टम, तो 1913 में फिर फेडरल रिजर्व स्टार्ट किया गया, कन्विंस कांग्रेस दैट US नीडेड ए सेंट्रल बैंक टू इंश्योर द health of nation's banking system. Today, the Fed is run by the Board of Governors, which has up to 7 members appointed by the President and confirmed by Senate. The governors
have 14 years term. Just if federal judges are given lifetime appointment to insulate them from politics. पॉलिटिक्स से बिल्कुल हटा कर जो गवर्नर्स होते हैं ना उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, जिससे कि किसी के फेवर में वो किसी की पॉलिसी ना बनाने पाए किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल फेवर में. तो फेड गवर्नर्स आर गिवन लॉन्ग टर्म्स, गिव देम इंडिपेंडेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल प्रेशर when they formulate monetary policy. Among the members of the board of governors, the most important is the chair. The chair direct the Fed staff. तो यहाँ पूरा सिस्टम दिया हुआ है, ये सिस्टम पढ़ लेना भाई, इट्स नॉट बिग डील, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है. एक फेडरल का सिस्टम बताए कौन किसको डील कर रहा है, कौन हेड है, ठीक है, ये पढ़ लेना प्लीज़. बस ये ध्यान रखना कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है. अब इसे आरबीआई है कि मेन जो मनी की सप्लाई, मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, जिस तरह इंडिया में आरबीआई के पास है वैसे वहाँ पे फेड के पास है. लेंडर का लास्ट मतलब जितने बैंक को जो भी कमर्शियल दूसरी बैंक्स का है ना, सैकड़ों बैंक होंगी, तो उन सब का कंट्रोल करना, उन सब पर बैंक रेट क्या होगा, लोन का रेट क्या होगा, एवरीथिंग अबाउट डॉलर्स, प्रिंटिंग, करेंसी, एवरीथिंग, ये सब फेड करता है. ठीक है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी ये सब फेड बनाता है. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आ जाता है मालूम है ना, जो भी बैंक रेट हुआ, लोन का रेट हुआ, किस बैंक को क्या रेट में देना है, कितना डिपॉजिट लेना है, कोई बैंक की एक पर्टिकुलर डिपॉजिट होती है तब जाके बैंक वो स्टार्ट होती है. इसके अलावा फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब फेड करता है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी में आता है. ठीक है, अब ये जो सिस्टम जो नेक्स्ट टॉपिक है द फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.